अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे 2024 के सियासी रण की। बात कांग्रेस के नेताओं के बोल की। पार्टी छोड़ने के लिए भी आपको गली निकालनी पड़ती है। संजय निरुपम हो, सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो गौरव वल्लभ सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ा, और उसके बाद अचानक उनकी इच्छा जागृत हुई कि मैं सनातन के खिलाफ नहीं बोल सकता और उस पार्टी में नहीं रह सकता जहां पे तमाम चीजें चलती हों। खैर, हर व्यक्ति का अपना एक एजेंडा होता है, छोड़ना आना ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक उमेंद्र दादी साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल साहब हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ भीमराज जाखड़ साहब हैं। सभी का स्वागत है। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। वैसे तो मीडिया जगत से कई बार इस पे कई स्तंभकारों ने, कई व्यंग्यकारों ने और कई आर्टिकल्स आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने भी लिखे हैं कि अवसरवादी जो लोग होते हैं वो दाएं बाएं जिस तरह की नई कोई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि ये कोई नया भी नहीं है कि हाँ कोई आए राम गया राम। आप लोग जनरली, हम भी जब नए आए थे तो आए राम गया राम के नाम से इनको फेमस कर रखा था। अभी क्या लगता है कि चाहे गौरव वल्लभ हो, उनके बोल कि सनातन के खिलाफ उस पार्टी में मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता जो सनातन के खिलाफ बोले, अचानक इच्छा जागृत होती है तो सीधा नहीं कह देना चाहिए नेताओं की भाई मेरा मन भर गया, मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी सामने मिल रही है और मुझे जाना है पार्टी से। जैसे हम सब लोग देखते हैं कि नई जनरेशन में आप ध्यान होगा आपको कि स्किप करते हैं बच्चे कि ये नौकरी इससे बेहतर मुझे, और दूसरी नौकरी मिले मुझे वहां जाना है। तो इससे अवसरवादी लालचता क्या कहें इससे, या वास्तव में कुछ एक देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है तो जागृत ऐसे ही मौके पर होती है? देखिए योगेंद्र जी, कोई भी व्यक्ति अपने पे दल बदलू का खिताब नहीं लगाना चाहेगा कि दल बदलू का उसकी मोहर लगे। कोई तो रास्ता निकालना पड़ता है, क्योंकि यदि हम नौकरी भी छोड़ते हैं तो कहते हैं संस्थान में एक कमी है, ये है, ये बात है, ये मुझे अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही, कम मिल रही, कम बहाना तो अवश्य है। लेकिन जिस प्रकार से, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, हमने भी कई संस्थानों में नौकरी की, लेकिन एक चीज जरूर कह करके निकलते हैं कि सर वहां बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे सहयोग किया और आगे बढ़ाया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। इस संस्थान का एहसान नहीं भूल सकता। लेकिन नेता तो ये भी नहीं कहते जी। उसी में विषय पे आ रहा था कि जिस प्रकार से मौसम है, देखिए दल बदल का समय कब होता है, चुनाव आते हैं। इनसे पहले, चुनाव के बाद या चुनाव से बहुत पहले कोई की भावनाएं विचार नहीं होते, उससे बाद जो चल रहा है ठीक है। यानी जिस प्रकार से एक सीजन आता है ना, सांप जैसे केचड़ी बदलता है गांव में, वो केचड़ी बदलने का समय चल रहा है इसमें। तो अब मानिए मैं जीवन भर भाजपा में रहा, मैं संघनिष्ठ रहा, मैं यदि राष्ट्रवादी अपने आप को कहता हूं, तो मेरी आइडियोलॉजी बचपन से जिस प्रकार की है, अचानक किसी दल में जाऊंगा तो वहां एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा। यानी मैं तो वही नमस्ते सदा वत्सल्य की बात करूंगा, वहां वो अलग बात करेंगे, तो कैसे बैठेगा मामला। फिर उसमें बाद में क्या होगा कि जिस प्रकार से मैं जयपुर का व्यक्ति हूं इसलिए एक बात कहूंगा, हो सकता है शब्द अच्छा नहीं लगे, जैसे लड़ाकी होते हैं ना, लड़ाकियों की बात होती है कि आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आ जाओ आप गुपचुप में जीम गए चले गए, वो वाली बात है। राजनीति में जब तक आप विचारवान नहीं है, सिद्धांत आपका नहीं है, किसी भी व्यक्ति, आप बीजेपी में बहुत अच्छे बीजेपी के रहिए, आप कांग्रेस में बहुत अच्छे कांग्रेसी रहिए, आप जिस पार्टी में अच्छे एक कार्यकर्ता के रूप में रहिए। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि एक रोज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखिए फेज है ये, और हर पार्टी का गठन ये तो तय माना जाना चाहिए कि उसकी विचारधारा से हुआ है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो। अब रीजनल पार्टीज और ये तो खैर अवसर के हिसाब से बनने लग गई, लेकिन वाकई जो राष्ट्रीय पार्टियां रही उनका, और ये बात आप तय मान के चलिए कि एक फेज होता है कि अभी आपका उल्लू सीधा करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। केवल राजनीतिक दल नहीं कर रहे, जो जा रहा है वो भी अपना उल्लू सीधा करने की सोच रहा है। वो होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अंतोगत्वा वापस आपको आइडियोलॉजी पे आना ही पड़ेगा। यो जी, मैं यहाँ कह रहा था कि देखिए कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं कर सकती। कांग्रेस वाले भी नहीं कर सकते हम किसी को आने नहीं देंगे, ये बीजेपी के लोग भी ये नहीं कह सकते हम आने नहीं देंगे। व्यक्ति पे निर्भर होता है कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को किस प्रकार से बदल रहा हूं। पार्टियों के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, वो हमेशा खुले हुए। अब इनके बीजेपी के दरवाजे इतने, इनको मैं समझता हूं कि बुलंद दरवाजे से बड़ा दरवाजा बनाना पड़ेगा इनको। 8,000 से ज्यादा लोग कभी आगे सब आ रहे हैं। मुझे कभी कभी मजाक में हम लोग मित्र लोग बैठते हैं, कभी कभी लगता है कि जो बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इनके नहीं आ जाए शाम को कि हम भी आ रहे हैं। लेकिन बात यह है, आपको व्यक्ति को लेने से पहले उस देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, देखिए आज आपके अभ्यास वर्ग की बात होती है,
आप के यहाँ निष्ठावान। अब ये एक ऊंट वाली बात है ना कि वो एक किसान के घर में आ गया था, पहले मुंडी घुसाई, घर घुसाया, टांग घुसाई, उसके बाद मालिक को कहते तो निकल। तो इनके यहाँ वही स्थिति होने वाली है कि जो निष्ठावान व्यक्ति है, जो कार्य करता है, जिसने दरिया बिछाई, वो तो बाहर रहेगा, और ये जो आयातित है, जिसको आपकी भाषा में, मेरी भाषा में कहते हैं आयाराम गयाराम, वो आनंद लेंगे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा एक अच्छा ही काम किया, इनकी थोड़ी सी मैं इनको धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि इन्होंने अधिकांश आयाराम गयाराम को टिकट नहीं दिया। जहां इनकी मजबूरी थी, नागौर में इनमें वहां भले ही दे दिया हो, लेकिन व्यक्ति जो समर्पित व्यक्ति है, जो बांसवाड़ा में भी देना पड़ा, जो समर्पित व्यक्ति है, जो निष्ठावान व्यक्ति है, आप उसकी वैल्यू समझो। घर का पूत कंवारा डोले, पड़ोसे का फेरा पड़ाता डोले। बिल्कुल अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सटीक है, क्योंकि राजस्थान में नहीं, मुझे लगता है हिंदी भाषी राज्यों में बहुत सारी जगह सुना जाता है कि ये स्थितियां बन। देखिए, कोई भी कद्दावर नेता अगर आता है किसी पार्टी में, वो ये बात तो तय मान के चलिए कि आप लोटे में पानी डाला हुआ है, उसमें मोटा पत्थर डालेंगे, वो अपनी जगह तो लेगा। अब वो पानी बाहर निकलेगा या कुछ तो उसमें हलचल पैदा करेगा ही, जो अभी उमेंद्र जी ने बताया। और नया तो इस वजह से नहीं है कि हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि कभी कोई कांग्रेस में जाता है, क्षेत्रीय दल अगर प्रभावशाली है तो वहाँ भी चले जाते हैं। ये नहीं है कि अभी लोग आ रहे हैं या बीजेपी पे ये ठप्पा लगाया जाए कि देखो साहब बीजेपी क्या कर रहे, दूसरे को लोगों को उठ रहे हैं। हर पार्टियां ही करते हैं, तो बीजेपी के लिए भी ये कोई कहे बाहर से कि साहब इन लोगों की एक ही वो है कि दूसरी पार्टियों को कमजोर करना, मैं नहीं मानता, पहले से सिलसिला चल रहा है। लेकिन उमेंद्र जी ने जो कहा कि घर के पूत कंवारे डोले, पड़ोसी के नौनो फेरे, यानी कि खुद के लोगों के लिए कुछ सोचने और दूसरों के लाकर के आप भर रहे हो, तो आप अपनों पे भरोसा रखिए। योगेंद्र जी, ऐसा है कि जब आप देश प्रथम की भावना के साथ सोचते हो तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, और ये बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, अच्छे लोगों की जरूरत निश्चित रूप से पड़ेगी। और जहां तक कांग्रेस का पलायन का है, तो आप आज की तारीख में आपने कहा आइडियोलॉजी, तो मैं ही पूछना चाहूंगा कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? तो मेरा ख्याल है बहुत स्पष्ट आइडियोलॉजी भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बनी थी कांग्रेस वो आजादी के लिए बनी थी, इन्होंने कांग्रेस को खत्म हो गया क्या? किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बची। देखिए, ऐसा नहीं है, हर हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, स्पष्ट है, उस बिल्कुल क्लैरिटी के बाद। कांग्रेस की बी कॉपी मत बनिए, जब सब लोगों को ले लेंगे आपकी क्या होगा, बी कॉपी मत देखिए, ऐसे जब बी कॉपी बनेंगे तो कांग्रेस आपके लोग भी तो कांग्रेस में जाइए ना। मैं यही बोल रहा हूं। देखिए, कांग्रेस से लोग आ क्यों रहे हैं? पहली, आइडियोलॉजी स्पष्ट नहीं है, दिशा नहीं है, नीति नहीं है, रीति नहीं है। केवल आप भविष्य को ही मत देखिए, ये सारी की सारी चीजें देखिए, ये सारी की सारी चीज जब किसी पार्टी के अंदर कम हो जाती है तो वहां पर भविष्य नहीं दिखता और वो व्यक्ति चेंज होने लगते हैं, तो वो नेता आने लगते हैं। वैसा ही कुछ यहां हो रहा है। आप देखिए कि 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना एक बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति को लेकर, विरासत को लेकर पूरे देश को, पूरे इंटरनेशनल पूरी इंटरनेशनल सिचुएशन तक एस्टेब्लिश कर दिया। ये कारण है कि अब भारत पूरे विश्व को दिखने लगा है और भारत ने एक अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है, जहां हर छोटे बड़े कारणों में भारत को मूल्य दिया जाता है, चाहे वो यूएनएससी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। उससे प्रभावित होकर आ रहे हैं बिल्कुल, लोगों को इसमें भविष्य दिखने लगा है, विचारधारा दिखने लगी है, डिसिप्लिन दिखने लगा है। यही मोदी जी से प्रभावित हो गया। देखिए, नीतियों से मोदी जी भी हमारे एक कार्यकर्ता हैं। मोदी जी भारतीय जो आरएसएस और बीजेपी की संयुक्त रूप से जो विचारधारा है उसी के व्यक्ति हैं और सबसे पहले वो कार्यकर्ता हैं, और दूसरा वो हमारी आइडियोलॉजी को ही बढ़ा रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचाना और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जो भी बेनिफिशियरी पीपल्स है उसको आगे ले जाना। लोग आ रहे हैं अगर इस माहौल से या आपकी नीतियों से प्रभावित होकर, जो आप कह रहे हैं, अगर कोई भी आता तो उसका स्वागत है। चले, मैं आपके पास आना चाहूंगा जाकर साहब, नीतियों से प्रभावित होकर के बीजेपी में लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जो नेता छोड़ करके जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आप भी एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के मानस पे कुछ असर पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? क्योंकि मैं देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, हर घटना कोने को लेसन देती है, वो चाहे किसी पार्टी की हो, किसी देश की हो, किसी मोहल्ले की हो,
यहां मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा, उस दौर के 85 के दौर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। 2 सीट आने के बावजूद अगले दिन से ही या 1 महीने बाद से जो कार्यक्रम पार्टी का मिला उसी तरह से खड़े रहे। ये नहीं कि घुटने टूट गए, सब अब इस मंजिल पे कैसे चढ़ेंगे। तो एक सर्कल है हमारा, वो फेज आता है। एक कार्यकर्ता पे क्या असर पड़ता है? चलो नेता तो आएंगे जाएंगे, वरिष्ठ हैं वो कहीं और जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता क्या सोच रहा है जो ये घटनाएं हो रही है उनको लेके? कार्यकर्ता के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो कार्यकर्ता जिस संगठन में काम कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। आजकल क्या है, व्यक्तिवादी राजनीति हावी हो गई है। अभी भाई साहब बता रहे थे, तो लोग क्या स्वार्थवादी राजनीति ज्यादा होंगे। जो कांग्रेस में जगह मिली तो कांग्रेस में आ गए, बीजेपी में जगह मिली, बीजेपी में चले गए, दोनों जगह नहीं मिली तो निर्दलीय हो गई। तो जिस संगठन या विचारधारा से उठ के जो लोग आगे बढ़े, जिनको प्लेटफॉर्म मिला, मान सम्मान मिला, उनको उनका वर्चस्व बढ़ा, जब उनको लगा कि आज हमारा स्वार्थ यहाँ सिद्ध, जिस स्वार्थ, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ती जाती है और सिद्ध नहीं होती, तो वो आयाराम गयाराम वाला फार्मूला अपनाते हैं। तब क्या होता है कि जो सिद्धांत जिसके बलबूते पे उपले, उस सिद्धांत को ही त्याग देते हैं। और जो लोग अपना सिद्धांत रखते हैं और वो लोग आज उन्हीं सिद्धांतों पे चल रहे हैं, चाहे कोई सी पार्टी हो, पार्टियां तो होती रहती है, जिस पार्टी को लेकर चले वो आज वहीं काम कर रहे हैं। बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से नेता अपने सिद्धांतों के बलबूते पे, अपने यहाँ राजस्थान में देख लिए, कॉमरेड शोपत हुए है, उजला अरोड़ा हुई और मदन सिंह दाता हुए, ऐसे लोग रहे जो टॉप 6 MLA हैं। एक अपने कोटा से भी MLA थे जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ, तो 6 MLA थे, तो बहुत अच्छा इनका प्रभाव रहा और अपने सिद्धांतों से चल के उन्होंने राजनीति की, सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। कोटा में तो खैर बहुत सारे लोग रहे हैं, रघुवीर सिंह कौशल रहे हैं, मैं नाम बोल रहा, नहीं एम पे नाम था उनका, मुक्तिलाल पता नहीं कुछ ऐसा कुछ नाम, शास्त्री जी रहे, नहीं। तो ये 6 MLA थे जिनका अच्छा नाम रहा। अब रही बात भाजपा प्रवक्ता कर रहे थे रीति और नीति में कह रहे हैं विश्व में नाम हो रहा है, तब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मणिपुर चल रहा था, महिलाएं होती है जो कोई भी पार्टियां हुई, मैंने अभी स्टोरी पढ़ी थी एक डाकू मान सिंह की, तो उसने एक किया कहा था कि बहन बेटी जंगल में निकलेगी, चाहे जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकता है पर इंसान मेरे रहते नुकसान नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि मैं जिंदा और बहन बेटी के लिए जिया हूं और बहन बेटी के लिए मरूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर चल रहा था, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा, तब रीति नीति कहां चली गई थी? क्या रीति नीति वहां कब चली गई थी? जब बिल्किस बानो को रेपिस्टों का आप स्वागत करें, रीति नीति कहां चली गई थी? रीति नीति कहां चली गई थी कि जब गायों को काटने वाली कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो, जिस दिन रीति नीति कहां चली गई थी? रीति नीति तब कहां चली गई थी? आप पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा ले, एक सेकंड सर, इकबाल मिर्ची कंपनी, आतंकवादी कंपनी से आप चंदा ले रहे हो, जिस दिन रीति नीति कहां चली गई थी? रीति नीति कब चली गई थी? जी ब्लैकलिस्ट कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया, नोट छाप कागज और प्रिंट तार देने वाली कंपनी को, जिसको आप नोट छापने टेंडर देते हो। जब रीति नीति कहां चली गई? पूरे वर्ल्ड के 10 देशों में किसान आंदोलन चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि पूंजीपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाए और किसान मजदूर आए तो आप लाठी गोली बंदूक से बात करो और किले बिछाए। कौन सी रीति नीति बात हो? कौन सी सिद्धांतों की बात कर रहे हो? सिद्धांत विहीन पार्टी बीजेपी है और किसानों और मजदूरों की लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं। उमेंद्र जी, एक सेकंड, आप सर मेरा सवाल जो जाकर साहब, बीजेपी तो चलिए कटघरे में है, सवाल ये नहीं है मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ने सारे काम किए, लेकिन कल तक या आज सुबह तक जो लोग थे उनकी भी नोटिस में होगा। फिर ये अगर कुछ भी कर रही बीजेपी तो वहां क्यों जा रहे हैं? उनको क्यों नहीं समझा? मैं आपको क्या कह रहा हूं, कांटों की बाढ़ में वहां क्यों घुस रहे हो आप? मेरी बात, मैं आपको क्या कहा कि सर जी व्यक्तिवादी राजनीति, जिनको ज्यादा स्वार्थहीन लोग हैं, इस तरह के लोग होते हैं, वो आया गैराम फार्मूला होता है। इसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं, किसी भी पार्टी में जाए ऐसे लोग स्थायी होते हैं। स्थायी कहां होगी? वो प्रश्न लगेगा तो वापस आएंगे तो आप ले लोगे। सुनो मेरी बात, रिचपाल मिर्जा देख लीजिए, रिचपाल मिर्जा पहले बीजेपी में गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले। ये आया सिद्धांतहीन लोग होते हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं होता। वो लोग, मैं इस बात से आपकी से सहमत हूं, लेकिन पार्टी, उमेंद्र जी ये बात सही है, इसमें कहीं देखिए, अगर किसी के भी एक बार लालच मुंह लग गया, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो आज भी भंवरलाल शर्मा का उदाहरण देता हूं राजनीति में। जो व्यक्ति विनिंग कैंडिडेट, क्यों किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बने, लेकिन भंवरलाल शर्मा जीतते थे और कार्यकर्ताओं के दम पे, कार्यकर्ताओं के बीच में टिकट लौटाया उन्होंने, भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना, बस अब और किसी को दो, आप बता दीजिए कि नहीं जजेज इसको दो, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसे लोग होते हैं जो मुझे लगता है कि ये शायद कभी कभी हम लोग एक किद्वंतियों की तरह ही कभी कभी उनका उदाहरण देंगे, लेकिन स्थायी रहते हैं। जिसके लालच अगर मुंह लग गया या ईडी सीबीआई के डर से अगर वो आ रहे हैं, जैसे चर्चाएं आती हैं, वो स्थायी रहेंगे बीजेपी में?
देखिए योगेंद्र जी, जो गलत होगा वो ईडी से डरेगा, जो सीबीआई से डरेगा। आज हम लोग, आप लोग तो डरेंगे नहीं, क्योंकि अपने कुछ ऐसा ही नहीं। जो गलत है वो ईडी वीडी को इनकी बातें कहेगा। बात यह है कि जो व्यक्ति सिद्धांतवादी है, जो अभ्यास वर्ग में गया है, जिसने पार्टी की रीति नीति समझी है, जिसने पार्टी के लिए दरिया बिछाई है, वो स्थायी व्यक्ति होता है। यानी अभी कहते पहले बात होती थी इनके यहाँ भी कि जिताऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए, तो टिकाऊ वाली तो बात है नहीं। अब ये कांग्रेस वाले भी किसी मुंह से नहीं बोल सकते। प्रहलाद गुंजल ने जो शांति धारीवाल के लिए पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अब आज आपके नेता है शांति धारीवाल जी कहते नहीं माफी मांगो, और आपकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, स्थिति इनकी अच्छी है। कुल मिला के आपको जब तक जो समर्पित व्यक्ति है, जो निष्ठावान व्यक्ति है, जिसने अपने लिए लाठी खाई है, डंडे खाए, आप उसको महत्व मत दो, यानी आ गया उसको लिए जाओ, उसको महत्व दिए जाओ, तो आपकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, ना इनकी स्थिति अच्छी है। गांव में एक चीज कहते हैं कि लोटा है लुढ़केगा, हाँ। लेकिन उसका पैंदा थोड़ा सा लोग देंगे, लुढ़कने वाले तो दोनों तरफ है, वो पैंदा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक किसका सकता है, अगर दो कंकर भी लगा देंगे तो रुक जाए। आजकल उस पैंदे को फेविकोल से चिपकाने की कोशिश की जा रही है, ये घूमे नहीं। लेकिन बात यह है कि जो व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को भी अपने जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो गांव लेवल का है, जिसने ब्लॉक पे काम किया है, उसको महत्व देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी इसको करना देना चाहिए, जो उनके लिए। अब आप बात करो संघनिष्ठ की, संघनिष्ठ, अब ये समय कम है, मैं 30 सेकंड में एक बात जरूर जानना चाहूंगा। चलिए, अब जो संजय निरुपम हम सामने देख रहे हैं, ये लेटर लिख रहे हैं पार्टी आला कमान को, गौरव वल्लभ जी छोड़ करके जा रहे हैं या कोई दूसरे लोग छोड़ करके जा रहे हैं, कितना असर कार्यकर्ता पे पड़ता है और जनता कितना सीरियसली लेती है? क्योंकि अभी अगर गौरव वल्लभ जी बात कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ को बोले तो वहां मैं सुन नहीं सकता, तो चुनाव तो लड़ लिया फिर आपने, तो पब्लिक कितना सीरियसली लेते हैं ऐसे केसेस को? देर आए दुरुस्त आए, इनको जब ज्ञान हो गया, मान लिया उनके अभी तक वो भटके हुए थे, उनकी आंख पे चश्मा लगा हुआ था, आज उनको ज्ञान हो गया, दिव्य दृष्टि उनको मिल गई, तो हो सकता है आज उनको दिव्य दृष्टि मिल गई, इसलिए उनको ज्ञान मिल गया, कल्याण हो गया, और इस पार्टी का भी कल्याण करेंगे। कुल मिला के वो आए हैं तो उनको पार्टी की रीति नीति समझनी चाहिए, पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता अपने को मानना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि वो स्पोक्समैन था, बड़ा नेता था कांग्रेस, अब वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे जूनियर कार्यकर्ता है, उनको एक जूनियर कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। चलिए, ये तो पार्टी कैसे काम लेती है अटल जी पे डिपेंड करेगा। अटल जी, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा आपसे, मैं इतना सा जरूर चाहूंगा, मेरे सवाल का आपने उस समय जवाब नहीं दिया था। देखिए, पार्टी में आता है कोई भी अकेले, मैं तो पहले भी कहा कि बीजेपी को अकेले को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, सबके द्वार खुले रहते हैं। अगर आपके यहाँ से कोई जाएगा, प्रहलाद गुंजल गए, राहुल कसवा गए, तो इन लोगों ने भी लिया, लेकिन कार्यकर्ता के मानस पटल पर क्या फर्क पड़ता है, एक बात। लेकिन जो कद्दावर नेता आते हैं, उनके अभी आपके यहाँ पे टिकट भी दिए गए हैं, तो क्या स्थितियां बनती है कि हाँ वास्तव में जो बैठा, जैसे पहले इन्होंने कहा, उसका जवाब नहीं दिया। मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा अगर आप दे सकते हैं तो। मैं फिर योगेंद्र जी एक बात आपको पहले से स्पष्ट करूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और उसके अंदर जीतना भी एक बहुत बड़ा कारण है, होता है, मतलब आप जिताऊ कैंडिडेट भी देखा जाता है, वो इंपॉर्टेंट भी है। और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सस्टेनेबल है ना, और बहुत लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम है, ये रुकने वाला कार्यक्रम तो जो आ रहा है उसका स्वागत है, उसको केवल भारत की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझनी पड़ेगी। 1 मिनट में खत्म कर दीजिए। सोच बदल कर देखो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल कर देखो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से होगा कुछ नहीं हासिल, दार को बदल के देखो, किनारे बदल जाएंगे। जो इस तरह विचारधारा के लोग कोई सी संगठन में जाते हैं, मैं एक एमएलए थे पूर्णिया से, मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ, अजीत सरकार का, आपने भी पढ़ा हुआ था, वो चुनाव के समय वोट मांगने नहीं जाते, उनके सामने बाहुबली से पप्पू यादव थे, वो क्या करते सर, बूथ के ऊपर एक गमछा टांग देते, बोले जिसको वोट देना है मुझे 1 रुपए का सिक्का डाल देना। एक कार्यकर्ता उस बूथ पे बैठा रहता कि कोई आदमी 2 सिक्के नहीं डाल दे, और 365 12 दिन वो चप्पलों में रहते, बिल्कुल गरीबी के जीवन जिया, और 4 बार एमएलए रहे। लास्ट में दुर्भाग्य से उनके जो विवाह, मैं चाहता हूं कि ऐसे लगता है आज पूंजीवादी दौर के अंदर कोई भी पार्टी हो, सब पूंजीवादी तरफ भाग रही है, तो इस तरह की आपको राजनीति देखने को मिलेगी, और ये अपने देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पार्टियां कोई सी, ये मेरा व्यक्तिगत व्यय है कि जो आया गया राम स्वार्थों के लिए जाते हैं, तो देश की राजनीति के लिए दिस इज नॉट गुड, आई नॉट लाइक दिस। मैं भी नहीं चाहूंगा, बट आने वाले भविष्य के अंदर देखना चाहेंगे कि ऐसे लोग आए जो त्याग करें, समर्पण करें, उसमें आगे बढ़ाने के लिए इतने और लोगों, मैं सभी पार्टियों के लिए कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों, एक बात जोड़ना चाहूंगा
कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हमने 60 साल तक गरीबी हटा दी। गरीबी नहीं है, उस पे बैंक मत कीजिए, वो बैंक नहीं है, सवाल ये नहीं है। इसके लिए नहीं, अवसरवादी की बात हो रही है, आप अवसरवादी बात कर रहे हो, अवसरवादी का मैं बहस करना चाह रहा हूँ। आप आइए, तो आप किसानों की गाय 2022 में दुगनी करना चाह रहे थे, कर दीजिए। 10 लाख 87,000 रहेगा मजदूरों का निकाला, उनका कर दीजिए। कौन से अवसर है? आप सत्ता में हो, ये नई विषय की डिबेट है, अटल जी, सिर्फ इनकी बात रखी जाती है, विषय को घुमाया नहीं जाता। मुद्दा ये नहीं है कि करोड़पति बने, मेरा पड़ोसी मेरे से ज्यादा पैसे वाला हो, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं रोज। अच्छी बात। मेरे दोस्त के बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट रहे, मेरे से ज्यादा आप ईमानदार और निष्ठावान बने, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सारे पैनलिस्ट मैं समझूंगा मैं बॉटम में और आप लोग टॉप पे पहुंचे, ईमानदारी में, निष्ठा में, मैं तो ये प्रार्थना करता हूं, ये सुखद उसकी। लेकिन आप घूम के चाहे आप कहीं चले जाएं राष्ट्र उस पे, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं एक बहुत से ऐसे, उन्होंने स्वीकार किया कि चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, महेंद्र जी ने कहा आप घूम फिर करके आप कहीं से कहीं जा रहे थे, आपको जो मूल मुद्दा था, मैं कार्यकर्ता की पीड़ा और उसको जाना। ये क्यों कह रहा हूं आपको, मैं इस वजह से कह रहा हूं आपको, मैं थोड़ी देर बाद में 3 आपकी ही पार्टी के नेताओं के ऑडियो भी सुनवा सकता हूं, खैर डिलीट कर दिए, मेरे पास नहीं होंगे। उनकी पीड़ा बता रहा हूं आपको कि क्या कर रहे हैं, हमारे कोई कमी थोड़ी थी, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। लेकिन आपकी अपनी मजबूरी है कि आप एक स्पोक्स पर्सन के नाते बैठे हुए हैं और वहां बैठना लाजमी है। ये किसी ने मुझे भेजा कि आप बीजेपी के नेताओं की पीड़ा सुन लीजिए, इस हिसाब से आपके मन की मैं बात जानना चाह रहा था। इनसे भी मेरा सवाल यही था, जाखड़ साहब से भी, कि कार्यकर्ता क्या सोचता है। खैर चलिए, मैं माफी चाहूंगा जाखड़ साहब, ये सिलसिला तो चलता रहेगा, अभी तो हमें 1 जून तक बहुत सारी डिबेट्स करनी है और उसके बाद भी यही सिलसिला चलेगा। तो चलिए, सियासी रण में 2024 में इतना ही। आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।